तो आज हम दिल्ली एनसीआर की एक काफी बदनाम इमारत से जुड़ी कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ पुराने न्यूज आर्काइव्स हैं, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रिपोर्ट है और कई ऑनलाइन फोरम और ब्लॉग्स के किस्से भी हैं। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ी त्रासदी वो आखिर एक इतनी मशहूर शहरी भूतिया कहानी में कैसे बदल गई। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी कहानियां बनती क्यों हैं। क्या ये सिर्फ डराने के लिए होती है, या फिर ये उस सच को जिंदा रखने का एक तरीका है जिसे आधिकारिक तौर पर भुला दिया गया हो। इस इमारत की कहानी में हकीकत और अफसानों की परतें एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2001। भारत सरकार ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की, नेशनल मीडिया सेंटर। इसका मकसद बहुत बड़ा था। हाँ, मतलब भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर लाना। एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कॉम्प्लेक्स, आधुनिक फिल्म लैब्स और एक बहुत बड़ा फिल्म आर्काइव। कागज पर तो एक शानदार सपना था। एक ऐसा सपना जिसे हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी दी गई प्रोजेक्ट प्रमुख शालिनी वर्मा को। शालिनी वर्मा। हाँ, हमारे हाथ कुछ पुराने राजनीतिक जर्नल लगे हैं जिनके हिसाब से शालिनी वर्मा उस वक्त की सरकार में एक बहुत प्रभावशाली नेता के करीबी मानी जाती थी। अच्छा। शायद इसीलिए उन्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन साथ ही इसे पूरा करने के लिए एक नामुमकिन सी समय सीमा भी दी गई। और मुझे लगता है यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हुई। बिल्कुल। हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज्यादा लिमिटेड था। और डेडलाइन तो बहुत ही करीब थी। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बनाने में कम से कम 3 साल लगने चाहिए थे। 3 साल? हाँ, लेकिन शालिनी पर इसे सिर्फ 1.5 साल में पूरा करने का दबाव था। इसी दबाव का नतीजा था कि सुरक्षा और क्वालिटी सारे नियम ताक पर रख दिए गए। 4000 मजदूर। हाँ, 4000 मजदूरों को 3 शिफ्टों में दिन रात काम पर लगा दिया गया। दिन रात। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ऑनलाइन एक ब्लॉग मिला है जो कहते हैं कि उस प्रोजेक्ट के एक पूर्व इंजीनियर ने लिखा था। अच्छा, उसमें क्या लिखा है? उसमें ये दावा किया गया है कि जिस मेन लॉबी को बनने में कंक्रीट की सेटिंग के साथ हफ्ते लगने चाहिए थे, उसे सिर्फ 3 दिनों में खड़ा कर दिया गया। सिर्फ 3 दिन में? ये तो इंजीनियरिंग के हिसाब से खुदकुशी करने जैसा है ही। इसका मतलब तो साफ है कि नीचे की नींव और खंभों को ठीक से सूखने और मजबूत होने का वक्त ही नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं दिया गया, और उन पर और वजन डाला जाता रहा। इसी को तकनीकी भाषा में कंक्रीट क्यूरिंग टाइम कहते हैं। कंक्रीट को अपनी पूरी ताकत पकड़ने में समय लगता है। अगर आप गीले कंक्रीट पर ही और मंजिलें बनाने लगेंगे तो ये वैसा ही है जैसे आप गीली मिट्टी के ढेर पे पत्थर रखते जा रहे हों। एक लिमिट के बाद वो ढह जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली 17 नवंबर की रात को ठीक यही हुआ। वो तारीख इस कहानी का सबसे काला अध्याय है। उस रात करीब 3 बजे जब प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला था और मजदूर ऊपर की मंजिलों पर काम कर रहे थे, एक भयानक हादसा हुआ। कहते हैं ऊपर की कई मंजिलें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। अस्थायी सहारे, लोहे के मचान, सरिये, सब कुछ एक साथ नीचे आ गिरा। उस रात जो हुआ उसकी भयावहता को समझना भी मुश्किल है। अखबारों की जो शुरुआती रिपोर्टें थीं उनके हिसाब से सैकड़ों मजदूर या तो सीधे नीचे गिरे या फिर ताजे डाले गए गीले कंक्रीट और मलबे के ढेर में जिंदा दफन हो गए। कुछ नुकीले सरियों में फंस गए। वजह वही थी, कमजोर नींव पर डाला गया जरूरत से ज्यादा वजन। और यहाँ कहानी और भी भयानक मोड़ लेती है। वो इंजीनियर वाला ब्लॉग? हाँ, उसी ब्लॉग के मुताबिक जो मजदूर अपने साथियों को बचाने के लिए मलबे की तरफ दौड़े, वे भी उस दलदल जैसे गीले कंक्रीट में फंसते चले गए। ओह, कितना भयानक। वो कंक्रीट धीरे धीरे उनके पैरों के चारों ओर पत्थर की तरह जमता जा रहा था और वे वहीं कैद हो गए। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस हादसे से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। ये वो हिस्सा है जहां से हकीकत धीरे धीरे एक डरावनी कहानी में बदलने लगती है। जब शालिनी वर्मा मौके पर पहुंची। हाँ, उनका पहला आदेश बचाव कार्य तेज करने का नहीं था। नहीं, कई न्यूज रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती हैं। पहला आदेश था पूरे इलाके को सेना से घेर लिया जाए। और मीडिया को किसी भी कीमत पर अंदर न आने दिया जाए। कहानी को बाहर जाने से रोकना जाने बचाने से ज्यादा जरूरी हो गया था। प्रोजेक्ट की इमेज और डेडलाइन इंसानी जिंदगियों से ज्यादा कीमती थी।
और यहीं से वो अफवाहें और किस्से शुरू होते हैं जो आज इस इमारत की पहचान बन गए हैं। ऑनलाइन फोरम और ब्लॉग्स में ये आरोप लगाए जाते हैं कि जब मलबे में फंसे मजदूरों को निकालना मुश्किल हो गया तो कुछ बहुत ही अमानवीय फैसले लिए गए। जैसे कहा जाता है कि कुछ लोगों के फंसे हुए हाथ पैर काट दिए गए ताकि उन्हें जल्दी निकाला जा सके। ये बातें इतनी भयानक हैं कि इन पर यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे डरावना दावा तो ये है कि जिन शवों को मलबे से निकालना लगभग नामुमकिन था, उन्हें वहीं छोड़ दिया गया और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए उनके ऊपर ही नया कंक्रीट डाल दिया गया। आधिकारिक तौर पर सरकार ने इन बातों को कभी नहीं माना। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या बहुत कम बताई गई थी। लेकिन जो लोकल लोग हैं और ऑनलाइन कहानियां हैं, उनके मुताबिक उस दिन 150 से ज्यादा मजदूर हमेशा के लिए उसी इमारत की नींव और दीवारों का हिस्सा बन गए। ये दावा कितना सच है ये साबित करना मुश्किल है, पर इसी दावे ने इस इमारत को एक इमारत से ज्यादा एक कब्रगाह बना दिया। और यहीं से अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है। और कमाल की बात तो ये है कि कुछ ही हफ्तों बाद उसी अधूरी जल्दबाजी में तैयार की गई इमारत में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हो गया। मेहमानों को तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस चमचमाते फर्श पर चल रहे हैं उसके कुछ फीट नीचे कितनी ही चीखें और कहानियां दबी हुई हैं। बिल्कुल नहीं। और यहीं हमें ना कलेक्टिव साइकोलॉजी का एक दिलचस्प पहलू देखने को मिलता है। जब किसी जगह पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो और उससे दबा दिया गया हो तो वहां का माहौल एक तरह की नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। लोग अनजाने में भी उस तनाव को महसूस करने लगे हैं। बिल्कुल। फेस्टिवल के दौरान ठीक यही हुआ। हाँ, कई किस्से मशहूर हैं। कुछ महिलाओं ने शिकायत की कि उनके कपड़ों पर अचानक गीले कंक्रीट या खून जैसे दाग लग गए, जबकि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। कई मेहमानों ने अचानक तेज ठंड लगना और सीने पर एक भारी दबाव महसूस होने की बात कही। कुछ तो ऐसे जमीन पर गिर पड़े जैसे कोई अदृश्य बोझ उन्हें कुचल रहा हो। ये तो क्लासिक हॉन्टेड प्लेस के लक्षण हैं। ठंड लगना, दबाव महसूस होना, ये वो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो गहरे डर या बेचैनी में हमारा शरीर देता है। तो क्या ये सच में किसी आत्मा की वजह से था? ये कहना मुश्किल है। हो सकता है ये सच में हो, या ये उस जगह के इतिहास को जानकर पैदा हुए हमारे सबकॉन्शियस मन के डर का नतीजा हो। लेकिन जो भी था वो इतना असली था कि शालिनी वर्मा भी डर गई। कहते हैं कि उन्होंने रातों रात कुछ पंडितों और मौलवियों को बुलवाया ताकि उस जगह को पाक किया जा सके। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूजा पाठ के बाद कथित तौर पर कहा, हमने जितना हो सका किया, लेकिन यहाँ जो है वे शांति नहीं चाहते, उन्हें इंसाफ चाहिए। ये लाइन ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूत प्रेत की कहानियां अक्सर इंसाफ की मांग का ही एक रूप होती हैं। मतलब जब समाज या कानून किसी को न्याय नहीं दे पाता तो लोक कथाएं और भूत की कहानियां उस अन्याय को जिंदा रखती हैं। वो आत्माएं उन भूले बिसरे पीड़ितों की आवाज बन जाती हैं। तो फेस्टिवल तो जैसे तैसे सफल घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी गई। वो भव्य इमारत फिर कभी पूरी नहीं हो सकी और सालों तक वीरान पड़ी रही। और शालिनी वर्मा का क्या हुआ? उनके साथ जो हुआ उसे कई लोग कर्मों का फल कहते हैं। वो कार एक्सीडेंट? हाँ, कुछ समय बाद एक रात उनका कार एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर तो मामूली चोटों के साथ बच गया, लेकिन शालिनी कार के अंदर बुरी तरह कुचली हुई पाई गई। ठीक वैसे ही जैसे वो मजदूर मलबे में कुचले गए थे। बिल्कुल। और ये एक और उदाहरण है कि कैसे असल जिंदगी की घटनाएं कहानी को और मजबूत करती हैं। शालिनी की मौत के तरीके ने लोगों के इस विश्वास को और पक्का कर दिया कि उन मजदूरों की आत्माएं बदला ले रही हैं। कहानी को एक नैतिक अंत मिल गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। के मुताबिक कुछ लड़के हिम्मत करके उस वीरान इमारत में घुसे। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी और दीवारों से गीला चिपचिपा पदार्थ टपकता दिखा, जैसे कंक्रीट अभी भी ताजा हो। यह कहानी में हॉरर के क्लासिक तत्व शामिल हो जाते हैं। वीरान इमारत, टपकती दीवारें। हाँ, ये सब एक माहौल तैयार करते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी को अमर बना देता है। क्या हुआ? कहानी के मुताबिक अचानक एक लड़के ने चीख मारी। जब बाकियों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। क्या देखा उन्होंने? फर्श के कंक्रीट से एक इंसान का हाथ बाहर निकला हुआ था और उसने उस लड़के का पैर कसकर पकड़ रखा था। सच में? वो हाथ खून से सना था और उसकी हड्डियां तक दिख रही थी। लड़के किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और बाहर आकर जब उन्होंने देखा तो क्या? उस लड़के के पैर पर उंगलियों के गहरे नीले और जामुनी निशान थे। ये द ग्रास्पिंग हैंड या पकड़ने वाला हाथ एक बहुत पुराना हॉरर ट्रोप है। ये उस डर को दिखाता है कि जो नीचे दफन है
वो तुम्हें भी अपने साथ खींच लेना चाहता है। ये कहानी प्रतीकात्मक है। मतलब? वो हाथ उन सभी मजदूरों का प्रतीक है जो मदद के लिए पुकार रहे थे और आज भी दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं। हो सकता है ये घटना सच ना हो, लेकिन ये उस त्रासदी के भावनात्मक सच्चाई को दिखाती है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2019 में जब इमारत को दोबारा किसी काम में लाने की कोशिश की गई, तब भी कुछ हुआ। हाँ, एक युवा कलाकार की लाश सीढ़ियों पर मिली। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन लोकल लोगों का मानना है कि उसे धक्का दिया गया था और मामला फिर से दबा दिया गया। बिल्कुल। और हर नई अनहोनी घटना पुरानी कहानी को और मजबूत करती जाती है। ये उस जगह के शापित होने के विचार को बल देती है। अब तो वहां एक और साये की कहानी जुड़ गई है, एक घायल युवती की। अच्छा। कहते हैं वो कभी इमारत के अधूरे मंच पर दिखती है तो कभी रात में पास की सड़क पर टैक्सी रोकती है। वो ड्राइवर से अस्पताल ले जाने की गुहार लगाती है और फिर रास्ते में ही कार से गायब हो जाती है। ये द वैनिशिंग हिचहाइकर यानी गायब होने वाले लिफ्ट मांगने वाले की कहानी का एक लोकल रूप है। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध शहरी कथा है। तो मतलब ये सब कहानियां उस एक इमारत से आकर जुड़ गईं? हाँ, ऐसा लगता है कि उस इमारत ने हर तरह की नेगेटिविटी और डर को अपनी ओर खींच लिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारे पास एक तरफ सरकारी रिकॉर्ड, न्यूज रिपोर्ट्स और इंजीनियरिंग की सच्चाई है जो एक भयानक औद्योगिक हादसे और लापरवाही की ओर इशारा करती है, और दूसरी तरफ हमारे पास ब्लॉग्स, ऑनलाइन फोरम और लोकल किस्से हैं जो भूतों, अतृप्त आत्माओं और बदले की बात करते हैं। और शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। सच ये है कि एक भयानक अन्याय हुआ था, लोगों की जानें गईं और उस सच को दबाने की कोशिश की गई। जब आधिकारिक इतिहास सच बोलने में नाकाम रहता है तो लोक कथाएं और भूत की कहानियां उस जिम्मेदारी को उठा लेती हैं। ये इमारत की दीवारें और फर्श शायद कंक्रीट से बने हैं, लेकिन इसकी किंवदंती उन दबी हुई आवाजों से बनी है। सरकार ने कभी ये नहीं माना कि वहां लाशें दबी हैं, लेकिन जो लोग वहां जाते हैं वो महसूस करते हैं कि कुछ आत्माएं आज भी वहीं फंसी हैं, उसी कंक्रीट में, उसी पल में, मदद की आखिरी उम्मीद के साथ। ये कहानी हमें बताती है कि हम इमारतें तो बना सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ जुड़ी यादों को मिटा नहीं सकते। और शायद यही इन कहानियों का असली मकसद है। ये हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए कि हर कहानी के पीछे एक सच होता है और हर साये के पीछे एक इंसान। तो अगली बार जब कोई किसी वीरान जगह से जुड़ी कोई भूतिया कहानी सुने तो सिर्फ डरने के बजाय ये भी सोचना चाहिए कि वो कहानी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, कौन सा भूला हुआ सच है जिसे वो जिंदा रखे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.